हेलो और बुक बातें में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। हम सबको लगता है ना कि स्नो वाइट बस एक बहुत ही साधारण सी परी कथा है। हाँ, बचपन में तो हम सबने यही सुना है। एक खूबसूरत राजकुमारी, एक दुष्ट सौतीली माँ, हाँ, और एक जादुई आईना। और अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये कहानी असल में एक माँ की भयंकर नार्सिस्टिक असुरक्षा का अध्ययन है। बिल्कुल, और सिर्फ असुरक्षा ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक हेरफेर का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सही का मतलब मासूमियत को हथियार बनाने का एक खौफनाक अध्ययन। तो आज हमारी इस गहन चर्चा का विषय है एक क्लासिक कहानी की बेहद डार्क और इमोशनल रीटेलिंग, जिसे जंगल की राजकुमारी नाम दिया गया है। ये स्रोत सामग्री सच में उन पुरानी धुंधली यादों को चुनौती देती है। एकदम। जब मैंने इस स्रोत सामग्री को खंगालना शुरू किया तो मुझे लगा जैसे मैं किसी राजा रानी की कहानी नहीं पढ़ रही हूँ, बल्कि कोई आधुनिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर पढ़ रही हूँ, जहाँ सबसे बड़ा विलेन कोई जादूगर नहीं है। तो फिर विलन कौन है? इंसान का अपना खोखला अहंकार। और मुझे लगता है कि हम अक्सर इन पुरानी कहानियों में छुपे हुए इंसानी स्वभाव के सबसे काले सच को अनदेखा कर देते हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इस रीटेलिंग की सबसे बड़ी खासियत यही है, हम अक्सर इन कहानियों को एक बहुत ही सरल चश्मे से देखते हैं, जहां बुराई सिर्फ इसलिए बुरी है क्योंकि उसे वैसा ही लिखा गया है। हाँ, जैसे कि विलेन को तो बुरा होना ही है ना? बिल्कुल। लेकिन जंगल की राजकुमारी हमें उन अंधेरे कोनों में ले जाती है जहां असुरक्षा असल में जन्म लेती है। देखिए, ये सिर्फ एक जादुई आईने या जहरीले सेब की बात नहीं है। तो ये किस बारे में है? ये इस बारे में है कि कैसे एक इंसान का अनसुलझा डर और खुद से नफरत उसके आसपास के हर रिश्ते को निगल सकती है। उफ, ये तो बहुत ही गहरी बात है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी के सबसे मशहूर हिस्से से ही शुरुआत करते हैं। उस जादुई आईने से। हाँ, हम सब स्नो वाइट की उस रूपरेखा को जानते हैं। बर्फ जैसी सफेद त्वचा, रात जैसे काले बाल। हम ये भी जानते हैं कि महल में एक रानी है और उसका एक जादुई आईना है। सही बात है। लेकिन इस स्रोत में आईने को जिस तरह से पेश किया गया है वो मुझे बहुत अजीब लगा। मतलब रानी हर सुबह उठकर उससे पूछती है कि सबसे सुंदर कौन है। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि क्या ये सिर्फ एक घमंडी रानी की कहानी है? मुझे इसमें कुछ और भी लगता है, क्योंकि कोई भी समझदार इंसान रोज एक ही निर्जीव चीज से अपना मोल क्यों पूछेगा? बहुत ही उम्दा सवाल है। और यहाँ सवाल घमंड का है ही नहीं बल्कि पहचान के संकट का है। रानी का वह आईना असल में नार्सिस्टिक सप्लाई का प्रतीक है। नार्सिस्टिक सप्लाई? ओह, थोड़ा इसे समझाएंगे? बिल्कुल। मतलब ये उस बाहरी मान्यता या वैलिडेशन का प्रतीक है जिस पर रानी का पूरा वजूद टिका हुआ है। सत्ता और ताकत के सर्वोच्च शिखर पर बैठे लोग अक्सर अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाए। जैसे कि कोई यस मैन हो। एकदम सही। वो आईना रानी के लिए एक ऐसा ही यस-मैन है। जब तक आईना उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बताता है, रानी मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करती है। तो मतलब उसकी सुंदरता ही उसकी सत्ता है? हाँ, उसकी सुंदरता ही उसका नियंत्रण है। लेकिन एक मिनट, क्या हम रानी के इस भयानक बर्ताव को सिर्फ वैलिडेशन की कमी या असुरक्षा कहकर सही नहीं ठहरा रहे हैं? नहीं नहीं, सही ठहराने की बात नहीं है। मेरा मतलब है, जब वो आईना अचानक कहता है कि अब सबसे सुंदर स्नो वाइट है, तो रानी का जो रिएक्शन होता है वो किसी सामान्य इंसान की तरह दुखी होने का नहीं, वो सीधे एक बच्चे की हत्या की साजिश रच डालती है। यही तो इस डार्क रिटेलिंग का मुख्य बिंदु है। महज एक आईने के जवाब से कोई हत्यारा कैसे बन सकता है? ये रानी के बर्ताव को सही ठहराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके काम करने के तंत्र को समझना है। देखो, जब आईना सच बोलता है तो वो केवल ये नहीं कह रहा कि कोई और ज्यादा सुंदर है। ओह, तो वो क्या कह रहा है? वो रानी से ये कह रहा है कि तुम्हारा वजूद अब अप्रासंगिक हो गया है। एक नार्सिसिस्ट के लिए उसकी गढ़ी हुई छवि का टूटना मृत्यु के समान होता है। अरे बाप रे, मतलब उसकी पूरी दुनिया ही हिल गई। हाँ, जब उसकी इस झूठी दुनिया पर हमला होता है तो वो आत्मरक्षा में कुछ भी कर सकती हैं। स्नो वाइट ने रानी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। हाँ, वो तो बेचारी से बड़ी हो रही थी। बिल्कुल। लेकिन रानी के दिमाग में स्नो वाइट की बढ़ती उम्र और सुंदरता उसके खुद के पतन का साक्षात प्रमाण थी। ये सुनकर मुझे लग रहा है कि ये तो बिल्कुल आज की डिजिटल इको चेंबर की तरह काम कर रहा है। अरे वाह, क्या तुलना की आपने। है ना? जहां हम सोशल मीडिया के एल्गोरिदम से घिरे रहते हैं, हम सिर्फ वही कंटेंट देखना चाहते हैं, वही लाइक्स और कमेंट्स पाना चाहते हैं जो हमारे अहंकार को पालते हैं।
जो हमें बताते हैं कि हम सही हैं। हाँ, कि हम सही हैं और हम खास हैं, और जैसे ही एल्गोरिदम हमें कुछ ऐसा दिखाता है जो हमारी मान्यताओं के खिलाफ है, या जहाँ कोई और हमसे बेहतर नजर आता है, तो इंसान अंदर से पैनिक कर जाता है। ट्रोल्स और ऑनलाइन नफरत का जन्म भी तो अक्सर इसी असुरक्षा से होता है। आपकी ये तुलना इस कहानी के मूल भाव को एकदम स्पष्ट कर देती है। रानी का वो जादुई आईना उसका निजी एल्गोरिदम था, जो सालों तक उसे वही परोसता रहा जो वो सुनना चाहती थी। और जब सच सामने आया, जब उस एल्गोरिदम ने वास्तविकता दिखाई, तो रानी ने वास्तविकता को स्वीकार करने के बजाय उसे नष्ट करने का फैसला किया। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और यहीं से कहानी उस खौफनाक रात की तरफ मुड़ती है। महल में तूफान है और रानी एक शिकारी को आदेश देती है कि स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और उसे खत्म कर दो। सबसे क्रूर आदेश। हाँ, लेकिन जंगल के बीच पहुंचकर उस कठोर शिकारी का दिल पिघल जाता है और वो कहता है कि भाग जाओ राजकुमारी, वरना वो तुम्हें मार देगी। और यहीं से असली मनोवैज्ञानिक संघर्ष शुरू होता है। मुझे इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत गहरा विरोधाभास नजर आता है। मतलब महल, जिसे राजकुमारी के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होना चाहिए था, जो उसका अपना घर था, वही उसके लिए एक मौत का कुआं बन गया। इस विरोधाभास को अगर और गहराई से समझें तो ये एक बहुत ही कड़वा सच उजागर करता है। कैसा सच? अक्सर हम मानते हैं कि हमारे परिवार, हमारे घर या वे संस्थाएं जो हमारी रक्षा के लिए बनी हैं, वे हमेशा सुरक्षित होंगी। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो वो आघात सबसे गहरा होता है। स्नो वाइट के लिए तो सब कुछ ही खत्म हो गया होगा उस पर। हाँ, उसके लिए महल का वो छलावा टूट गया। और इसके ठीक विपरीत वो डरावना अनजान जंगल, जिसे हमेशा खतरे का प्रतीक माना जाता है, वही उसे असली पनाह देता है। हाँ, और वो उस घने अंधेरे जंगल में तब तक भागती है जब तक कि उसकी सांसें नहीं उखड़ने लगती। फिर उसे 7 बोनों का वो छोटा सा घर मिलता है, जहाँ उसे पहली बार सुरक्षा का एहसास होता है, जहाँ उसे खाना मिलता है और वे उसे हंसाते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा उलझाव महसूस होता है। क्या वो अंधेरा जंगल सिर्फ पेड़ों का एक झुरमुट है, या ये किसी और चीज का रूपक है? आप सही सोच रही हैं, ये सिर्फ पेड़ नहीं है। क्योंकि अचानक से एक सुरक्षित महल से निकलकर अंधेरे में दर दर भटकना एक बहुत बड़ा शौक है। ये जंगल असल में लॉस ऑफ इनोसेंस का प्रतीक है। मतलब मासूमियत के छिन जाने और असल दुनिया की मुश्किलों से पहली बार टकराने का प्रतीक। जैसे बचपन का अचानक से खत्म हो जाना। एकदम सही। जब आप उस बुलबुले से बाहर निकलते हैं जहां सब कुछ व्यवस्थित था, भले ही वो व्यवस्था झूठी थी, तो दुनिया एक घने अंधेरे जंगल जैसी ही लगती है। लेकिन उस जंगल में उसे जो 7 बौने मिलते हैं, उनका क्या? वे बिना किसी शर्त के उसे अपनाते हैं। उन्होंने स्नो वाइट को इसलिए पनाह नहीं दी क्योंकि वो सुंदर थी। तो क्यों दी? उन्होंने उसे इसलिए पनाह दी क्योंकि वो मुसीबत में थी। महल का प्यार पूरी तरह से शर्तों पर टिका था। सुंदरता की शर्त, सत्ता की शर्त। रानी का प्यार स्वार्थी था। और बौन का प्यार निस्वार्थ। हाँ, बौनों का घर उस समाज का प्रतीक है जो आपसी सहयोग और निस्वार्थ भाव पर चलता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत विचार है कि जिन जगहों या लोगों को समाज सुरक्षित नहीं मानता, अक्सर वही सबसे बड़ी ढाल साबित होते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकती नहीं है। स्रोत सामग्री में रानी का वो पागलपन बहुत ही डरावने तरीके से लिखा गया है। वो हिस्सा तो सच में खौफनाक है। हाँ, जब आईना फिर से सच बोलता है कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है, तो रानी अपना ही रूप बिगाड़ लेती है। वो एक बूढ़ी कुरूप औरत का भेष धरकर उस सुरक्षित ठिकाने तक पहुंच जाती है। ये रानी के अहंकार का चरम बिंदु है। यहाँ मुझे रानी की रणनीति बहुत अजीब लगी। मतलब वो रानी है, वो चाहती तो पूरी सेना भेज सकती थी, या कोई तेज धार वाला हथियार इस्तेमाल कर सकती थी। उसने ये रूप क्यों बदला और सिर्फ एक जहरीला सेब क्यों चुना? देखिए, सेना भेजना या हथियार का इस्तेमाल करना रानी के लिए एक तरह की हार होती। हार कैसे? वो तो उसे मार ही देती ना। क्योंकि वो ये साबित कर देता कि वो एक छोटी बच्ची से शारीरिक रूप से डरती है। ये लड़ाई सत्ता की नहीं बल्कि ईर्ष्या की थी, और ईर्ष्या हमेशा बहुत ही व्यक्तिगत होती है। तो रूप बिगाड़ना क्या दिखाता है? अपना रूप बिगाड़ना ये दिखाता है कि नफरत में इंसान खुद अपनी उस पहचान को भी नष्ट करने को तैयार हो जाता है जिस पर उसे सबसे ज्यादा घमंड होता है। मतलब वो अपनी सुंदरता को ही छुपा लेती है सिर्फ नफरत के कारण। हाँ, और जहां तक सेब की बात है, ये सीधे तौर पर मनोवैज्ञानिक हेरफेर यानी मैनिपुलेशन का एक चरम उदाहरण है। रानी ने कोई हथियार इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो चाहती थी कि स्नो वाइट
खुद अपनी मौत को गले लगाए। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। मतलब उसने स्नो वाइट की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी कमजोरी बना दिया। बिल्कुल, उसकी दयालुता और दूसरों पर भरोसा करने की क्षमता को ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। स्रोत में वो बूढ़ी औरत का भेष धर कर आती है और कहती है कि एक और खाओ बेटी, सारी थकान दूर हो जाएगी। ये एक बहुत ही मीठा धोखा था। उसने उसकी उस सहानुभूति का फायदा उठाया जो स्नो वाइट महल में कभी नहीं सीख पाई थी, लेकिन जंगल ने उसे सिखाई थी, और सेब खाते ही उसकी सांसें रुक जाती हैं और जंगल शांत हो जाता है। यहाँ पर मैनिपुलेटिव एम्पैथी का कॉन्सेप्ट काम आता है। रानी जानती थी कि स्नो वाइट अंदर से कितनी थकी हुई है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। हाँ, वो एक ट्रॉमा से गुजरी थी, अपना घर छोड़ चुकी थी, हर दिन जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रही थी। रानी ने उसी मनोवैज्ञानिक थकावट को निशाना बनाया। तभी उसने कहा कि सारी थकान दूर हो जाएगी। एकदम सही। ये सिर्फ एक सेब खाने का लालच नहीं था, ये उस मानसिक शांति का झूठा वाला था जिसके लिए स्नो वाइट तरस रही थी। ओह, अगर ऐसा है तो मैं एक बहुत ही दर्दनाक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए। क्या इस दुनिया में बहुत ज्यादा साफ दिल होना या किसी पे तुरंत भरोसा कर लेना एक तरह का अभिशाप है? ये कहानी पढ़कर तो यही लगता है कि अगर आप दयालु हैं तो दुनिया आपको निगल जाएगी। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। क्या इस डार्क रीटेलिंग का यही संदेश है कि हमें अपनी मासूमियत को मार देना चाहिए ताकि हम जिंदा रह सकें? शायद ये बात पूरी तरह सच नहीं है। कहानी ये नहीं कह रही कि दयालु होना एक गलती है। तो फिर क्या कह रही है? ये इस बात पर जोर देती है कि बिना बाउंड्रीज या सीमाओं के दयालु होना खतरनाक हो सकता है। स्नो वाइट की मासूमियत में एक तरह का अंधापन था। उसे यह समझना था कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका शुभचिंतक नहीं होता। हाँ, ये तो आज की दुनिया में भी सच है। लेकिन साथ ही ये भी देखिए कि उसकी उसी अच्छाई ने बॉनो का दिल जीता था, जिसने उसे सबसे पहले बचाया। दयालुता अभिशाप नहीं है, लेकिन जब उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो वो सबसे घातक साबित होती है। ओह, ये एक बहुत ही संतुलित नजरिया है। लेकिन जब स्नो वाइट वो सेब खा लेती है और बेजान होकर गिर पड़ती है, तब कहानी में एक और बहुत ही अजीब और दिलचस्प मोड़ आता है। कांच के ताबूत वाला हिस्सा। हाँ, बौने जब लौटते हैं तो वे उसे मिट्टी में दफनाने के बजाय एक कांच के ताबूत में रख देते हैं। मुझे यह हमेशा से बहुत अजीब लगा है। मतलब आप किसी को दफनाने के बजाय उसे एक डिस्प्ले की तरह कांच के बक्से में क्यों रखेंगे? यहीं पर इस रिटेलिंग का सबसे बड़ा आहा मोमेंट छिपा है। अच्छा, वो कैसे? कांच का ताबूत सिर्फ एक जादुई वस्तु नहीं है, ये समाज की उस मानसिकता का एक गहरा रूपक है जो महिलाओं की मासूमियत और शुद्धता को तभी पूछता है जब वो निष्क्रिय और शांत हो। बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा व्यंग्य है। देखिए, स्नो वाइट जब जिंदा थी तो रानी के लिए खतरा थी, लेकिन जब वो कांच के ताबूत में बेजान पड़ी है तो वो एकदम परफेक्ट है, सुंदर, शांत और किसी के लिए कोई चुनौती नहीं। मतलब समाज अक्सर मासूमियत को एक शोपीस की तरह सहेज कर रखना चाहता है, बशर्ते वो मासूमियत अपनी आवाज न उठाए। बिल्कुल। वाह, ये तो एक बिल्कुल ही नया नजरिया है। मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। और फिर उस कांच के ताबूत के पास एक राजकुमार आता है। हाँ, और वो क्या देखता है? पुरानी कहानियों में तो बस ये था कि राजकुमार ने उसकी सुंदरता देखी और उसे चूम लिया, लेकिन इस स्रोत सामग्री में लिखा है कि राजकुमार ने महसूस किया कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो कांच के पार सिर्फ उसकी शारीरिक सुंदरता देख रहा था, तो फिर ये भी तो उसी सतही आकर्षण का हिस्सा हुआ ना, जो रानी को आईने से चाहिए था। अगर हम इसे केवल एक रोमांटिक नजरिए से देखें तो ये सतही लग सकता है, लेकिन इस गहरे पुनर्कथन में राजकुमार का आना केवल बाहरी सुंदरता का आकर्षण नहीं है। तो फिर वो क्या पहचान रहा था? राजकुमार का उसे साधारण न समझना सिर्फ चेहरे के बारे में नहीं था, बल्कि उस अच्छाई को पहचानना था जो मृत्यु के बाद भी चमक रही थी। कांच का ताबूत स्नो वाइट को दुनिया से अलग कर रहा था, उसे एक निर्जीव वस्तु बना रहा था। हाँ, एक शोपीस की तरह। जब राजकुमार उसका हाथ पकड़ता है तो वो कोई जादुई मंत्र नहीं पढ़ता, वो उस अकेलेपन को तोड़ता है जिसमें स्नो वाइट कैद थी। ये सच्चा मानवीय संपर्क था जिसने उस नार्सिस्टिक जहर के प्रभाव को खत्म किया और स्नो वाइट की सांसें लौट आईं। और दूसरी तरफ रानी का क्या होता है? स्रोत के अंत में रानी को किसी तलवार से नहीं मारा जाता, नहीं राजकुमार अपनी सेना लेकर उस पर हमला करता है। रानी का अंत तो और भी दिलचस्प है। हाँ, जब उसे पता चलता है कि स्नो वाइट वापस लौट आई है, तो वो खुद अपने ही भुने हुए जाल में, अपनी ही दहशत और घबराहट में खुद को खत्म कर लेती है। मतलब बाहरी ताकतों की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये पोएटिक जस्टिस या काव्यात्मक न्याय का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। रानी की बर्बादी किसी बाहरी ताकत ने नहीं, बल्कि उसके अपने डर ने की।
जिस अहंकार और असुरक्षा ने उसे एक हत्यारा बनाया था, उसी असुरक्षा ने अंततः उसे भस्म कर दिया। ये तो सच में कर्मों का फल मिलने वाली बात हो गई। हाँ, उसे मारने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं थी, उसकी अपनी ईर्ष्या का जहर ही काफी था। जब एक इंसान अपना पूरा जीवन दूसरों को गिराने और अपनी झूठी छवि को बचाने में लगा देता है, तो एक दिन वो छवि खुद ही उस पर गिरकर उसे कुचल देती है। एकदम सही। इस पूरी चर्चा ने स्नो वाइट को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया है। सच कहूं तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं हम भी तो अपनी जिंदगी में किसी जादुई आईने के गुलाम तो नहीं बन गए हैं। ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। क्या हम बाहरी वैलिडेशन के पीछे भागते भागते अपने अंदर की उस आवाज को, उस साफ दिल को तो नहीं मार रहे हैं? बाहरी सुंदरता या दुनिया की वाहवाही समय के साथ ढल सकती है, लेकिन जो सच्चाई और करुणा हम अपने भीतर पालते हैं, वही असल में हमें जिंदा रखती है। सही कहा। और शायद यही कारण है कि ये कहानी आज के दौर में भी इतनी प्रासंगिक है। ये केवल बच्चों की परी कथा नहीं है। तो आपके अनुसार ये क्या है? ये हमारे अपने समाज, हमारे अपनी असुरक्षाओं का एक बहुत ही सटीक आईना है। ये हमें सिखाती है कि ईर्ष्या हमेशा खुद को नष्ट करती है, लेकिन सच्चाई और दयालुता की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। बुराई बाहर से नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर के उन डरों से जन्म लेती है जिनका हम सामना नहीं करना चाहते। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। इस पूरी कहानी को खंगालने के बाद ये चर्चा श्रोताओं को एक अजीब से सवाल के साथ छोड़ देती है। वो क्या? जरा सोचिए, अगर रानी का वो जादुई आईना चेहरे की बाहरी सुंदरता के बजाय इंसान के दिल की गहराई, उसकी करुणा और उसकी नीयत को दिखाता, तो क्या होता? तो क्या वो रानी पहले ही दिन उस आईने को चकनाचूर न कर देती? या फिर क्या ये कहानी कुछ और ही होती? श्रोताओं, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये सच में एक सोचने वाला विचार है कि हमें मुझे भी ऐसे ही लगता है। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपके अनुसार इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू कौन सा था। इस चर्चा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन पुरानी कहानियों को एक नए नजरिए से देख सकें। बिल्कुल। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और बेहतरीन और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। हमारे नए अपडेट्स तुरंत पाने के लिए उस बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और दिलचस्प सोच और एक नई गहन चर्चा के साथ, सिर्फ बुक बातें पर।